नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम चैप्टर नंबर आपका जो 8 एंड 9 है, मोशन एंड फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ये दोनों ही चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेसिस इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने हैं हमें। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब भी चैप्टर प्रिपरेशन में आप कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तब मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। इससे क्या होता है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है एंड सो ऑल जो भी चीजें होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल्स और जो भी सॉल्व करते हो ना, तो आपका जो थ्योरी के प्रति जो भी रुझान होता है, जो आपकी इंटरेस्ट होता है, नॉलेज होता है, वो इंक्रीज होने लगता है। सो बेसिकली हमें इसी तरीके से क्या करना है, स्टडीज करनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल्सो मोशन की क्वेश्चंस। ठीक है, रेडी सारे स्टूडेंट्स। चलिए तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक ही फोकस होना चाहिए। पहला नंबर आपका जो ध्यान रखना है वो ये है कि कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा, हमें क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली लेकर के आना है और हमें ये प्रोसेस तब तक दोहरानी है जब तक कि हम एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर लेकर के नहीं आ जाते। इससे क्या फायदा होता है, आपको एग्जाम में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा जो टाइम होता है वो कम पड़ जाता है, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये जो प्रॉब्लम से आप फेस करते हो, इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में। इसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मैं आपको वन ऑफ माई जो फॉर्मूला था अपनी बोर्ड्स के प्रिपरेशन का, वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? Its speed keeps changing, velocity always change, it always goes away from the earth, a force is always acting on it। अब देखो यार, यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखकर तो बहुत ही इजी पीजी सा लग रहा है ना। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो हमसे बोल रहा है कि इट इज नॉट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। हमको पता है एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर बार बार जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करते रहता है। साथ में वेलोसिटी एंड प्लस हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आल्सो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन मार रहा है, मोशन कर रहा है, तो क्या क्या चीजें सही होगी। सबसे पहला, स्पीड कीप्स चेंजिंग। यस, वेलोसिटी का चेंज होना बहुत नीडेड होता है, तभी तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। डेल्टा इज चेंजिंग, शोइंग द चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डेल्टा v बाय आप लोग डेल्टा टी भी लिख सकते हो एंड दैट्स इट। सो हम लोग को यहाँ पे जो डेल्टा है रिप्रेजेंटिंग द चेंजिंग इन टाइम, या हम बोल सकते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स ये चेंज होना चाहिए। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। यस, वेलोसिटी का भी नीड होना, चेंज होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी विद डायरेक्शन। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। ऑफ कोर्स फोर्स लगाएंगे तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। हम जब साइकिल के ऊपर बहुत तेजी से पैडल मारते हैं, साइकिल की स्पीड बढ़ती है। साइकिल के ऊपर आप पैडल मारना कम कर देते हो, पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना कम कर देते हो, साइकिल की स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे फोर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बट फॉर इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये स्टेटमेंट ही हमको सही नहीं लग रहा। रीजन क्या है, सबसे पहली चीज तो ये कि यार अर्थ हमारे पास में क्या कर रही है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। सबसे पहली चीज, अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो अर्थ से बाहर जाने के लिए, तो ये वाला तो अप्लाई होगा नहीं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते पे हम लोग बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, इट ऑलवेज। तो हमको बोला गया है कि थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। सबसे पहले, इट ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इट ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज इन द अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। पहली चीज, हमारे पास में मान लीजिए कोई एक बॉडी है और यहाँ पे कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो पहली चीज, ये ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, तो हम बोल सकते हैं कि ना बाबा ना, जरूरी नहीं है। इट नॉट ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्योंकि मान लीजिए कि मुझ पे कोई फोर्स लगा रहा है, तो मुझ पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो मेरी बॉडी अपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी पर लगाएगी, सो दैट इज रॉन्ग।
always act on different body in opposite direction. तो हम लोग बोल सकते हैं also सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस नहीं हो सकते, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो साफ साफ हमें ये बताता है कि अगर मेरे पास में कोई बॉडी है, मान लीजिए उस पर हमने फोर्स F अप्लाई किया है, तो बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का -F डालती है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें होती है कि दो डिफरेंट बॉडी पर फोर्स लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरा हैंड है, मान लो ये मेरा हाथ है, अगर मेरा हाथ इस बॉडी के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मेरा हाथ जो है इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा एंड बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मेरे हैंड्स पर, यानी दो डिफरेंट बॉडी पर हमेशा ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अकेले पे कभी, सिंगल पे कभी नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है बच्चा, एंड उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो हमसे बोला गया है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है आपके पास में, तो मोशन का जो आपकी बॉडी का जो मोशन होता है वो हमेशा एक जैसा रहेगा विद सेम स्पीड। या हम लोग बोल सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन वहां का कैसा हो जाता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी 0 देयर। तो हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस। याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब ग्राफ हम लोग देते हैं तो हमारे पास में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा कांस्टेंट होती है, इससे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिफॉर्म मोशन फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का है और यहाँ पे सारे ऑप्शन में हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है दैट मींस कि ग्रेजुअली आपके पास में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मींस टाइम के साथ में जो डिस्टेंस होती है वो एक जैसी चेंज हो रही है। दैट मींस हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा डिस्टेंस भी कैसी हो रही है, एक जैसी चेंज होती है। बट फॉर दिस एंड फॉर दिस ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारी वेलोसिटी को सेम नहीं कर सकती। यहाँ पे भी बेटा आप देख सकते हो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो वी विल से दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। ठीक है, दिस एनेबल द गोलकीपर टू। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल खेलने वाले जो होते हैं वहां पे गोलकीपर होता है जो बॉल को कैच कर रहा होता है। तो जब वो बॉल को कैच करता है तो व्हेनेवर ही कैचेस द बॉल वो अपने हैंड्स को पीछे रखता है। तो पीछे करने का रीजन होता है टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देना। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नो कि हमारे पास में बेटा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो कैसा होता है, फोर्स हमेशा अप्लाइड होता है। तो वहां पे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स। तो ये वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके लिए अगर टाइम का पीरियड बढ़ जाए यानी टाइम बढ़ जाता है तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम होता है और हमारा जो हैंड होता है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। सो दैट इज व्हाट इट इज। हमें क्या करना है, बेसिकली डेल्टा टी का वैल्यू क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। तो जैसे हमारे पास बॉल आई, हम हमारे हैंड के मूवमेंट को या हमारे हैंड्स को हम लोग पीछे खींचते हैं ताकि जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाए, और जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो इससे अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो हम आंसर देखते हैं, एक्सर्ट्स लार्ज फोर्स ऑन द बॉल। नहीं, जब पीछे खींच रहा है तो लार्ज फोर्स तो नहीं लगेगा, कम फोर्स लगेगा। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। ओके, यस इट इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होगा यहाँ पर, हमारे पास में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली
बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानने की है बच्चा। तो पहली बात तो ये कि फोर्स जो होता है बॉल ऑन द हैंड्स रिड्यूस होगा, बिकॉज जब चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक सेकेंड में जो मोमेंटम में होने वाला चेंज है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। जैसे मान लीजिए पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर धीरे 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 कम होती है, तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो क्या हो जाएगा बच्चा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझे इस चीज को। तो दो चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। तो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारे पास में डेल्टा पी का वैल्यू जो है, सॉरी बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा ना, मैंने उल्टा बता दिया आपको, ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। ओके, तो हमारे पास में जो मोमेंटम का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड हमारे पास में बढ़ जाता है, तो एक्सर्टेड फोर्स जो होता है वो भी कम लगने लगता है। तो हम लोग बोलेंगे सॉरी डिक्रीजिंग द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। जो इनर्शिया होता है, आपने समझा है इनर्शिया क्या है, कि वो हमारे पास में इंक्रीज करता है स्पीड को, नहीं करता, डिक्रीज भी नहीं करता, इसका स्पीड से रिलेशन नहीं होता है। ये क्या करता है, इनर्शिया का काम होता है हमेशा अपोज करना, सामने वाले का जो भी काम होता है उसको अपोज करना। अगर वो मोशन में है तो उसकी मोशन को अपोज करना, मतलब ठीक है, मोशन में अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगा कि मोशन में ही रहे, वो रेस्ट पोजीशन में आने का अपोज करेगा। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो मोशन में आने के लिए अपोज करेगा, यानी वो रेजिस्ट करता है। तो टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, द टू डिक्लेयर, तो ये बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता क्या है कि अगर आपके पास में टॉस करता है और वो पीछे गिर जाता है, दो चीजें होती है, इफ ट्रेन विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म मोशन में बेटा जिस स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही होती है, आपने अगर सिक्के को टॉस किया, मान लीजिए सिक्का आपने टॉस किया, तो सिक्के का स्पीड एंड ट्रेन का स्पीड दोनों सेम होता है ना। आपकी जो ट्रेन होती है मान लीजिए, तो दोनों का जो स्पीड होता है वो कैसा होगा, ट्रेन का एंड सिक्के का स्पीड सेम टू सेम होता है। एट दैट टाइम जितना डिस्टेंस आपकी ट्रेन ट्रैवल करती है उतना ही डिस्टेंस सिक्का भी ट्रैवल करता है। तो सिक्का को जिस जगह पे फेंका था उसी जगह पर आकर वो नीचे गिरता है व्हेन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेन होती है। तो बट फॉर हियर हमारे पास में प्रॉब्लम है कि ये विच फॉल्स बिहाइंड, यानी कि वो पीछे गिर गया। दैट मींस हमारी जो ट्रेन है वो ऑफ कोर्स अपनी वेलोसिटी को बार बार चेंज कर रही है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो ये मोशन कैसे हो जाएगी, एक्सेलरेटेड हो जाएगी। लॉजिक इसका बहुत ही सिंपल सा है, एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी ऑफ चेंज मतलब वेलोसिटी का चेंज बहुत ज्यादा होता है। तो वेलोसिटी का अगर चेंज ज्यादा हो रहा है दैट मींस हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है यार, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने सिक्के को उछाल दिया, वो तो हवा में है बट ट्रेन जो है वो आगे पीछे हो गई। ठीक है, मतलब वो स्पीड पकड़ ली, तो इसके कारण हमारे पास में जो सिक्का था वो पीछे गिर गया और ट्रेन आगे बढ़ गई। ठीक है, next question, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is। अब एक लॉजिक देखो, हमारे पास में बोल रहा है कि चलो मान लिया हमारे पास में एक कुछ टेबल में, अगर टेबल मतलब हमारे पास में कुछ है तो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब एकदम 100% प्योर आइडियल सरफेस है हमारे पास में। ठीक है, और बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये मेरे पास में मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, 2 किलोग्राम इसका मास है और इस टेबल पे कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है एट दैट टाइम। तो बेटा यहाँ पे अगर फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा तो क्या कोई फोर्स इसको रेजिस्ट कर रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर मेरे पास में हमारा ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था तो वो
बाद में भी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलता रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2 किलोग्राम का जो हमारा मास है वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यस, हमें एक्सटर्नल फोर्स की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो शायद सोचना पड़ता, बट फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसी से करते रहेगा। दैट मीन्स हमें फोर्स की नीड नहीं है, मतलब फोर्स कितना हो गया, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, वुड ऑफ द सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम, विच ऑफ देम वुड हैव हाईएस्ट इनर्शिया। हमसे बोला इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। इनर्शिया हमने देखा था किसी भी बॉडी का किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बेटा, मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इनर्शिया टोटली डिपेंडेंट ऑफ मास। हमने कहा था कि जितना ज्यादा मास किसी ऑब्जेक्ट में होता है उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होता है, उतना ज्यादा वो अपने चेंज इन पोजिशन क्या करता है, उसका विरोध करेगा। तो बेसिकली देयर आर 3 सॉलिड्स हमारे पास में है। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, सेकेंड इज स्टील, और हमारे पास थर्ड इज वुड। तो एल्यूमिनियम, स्टील एंड वुड में मास सबसे ज्यादा किसका रहेगा, मुझे एक बात बताओ। वुड, स्टील एंड एल्यूमिनियम में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम लोग कह सकते हैं यार कि अगर सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम का हमारे पास में तीनों के तीनों सॉलिड होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मास है वो किसका ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका हमारे पास में जो जो इनर्शिया होगा वो भी ज्यादा होगा। तो इन टर्म्स ऑफ मेटल्स हम लोग बोल सकते हैं लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम। अगर आप लोग ध्यान से देखो, स्टील एंड एल्यूमिनियम दोनों की एक प्रॉपर्टी है, बोथ आर सॉलिड मेटल्स, बट फॉर वुड जो होता है इसका मास लेस रहेगा इन द सेम, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे पास में सेम शेप एंड सेम साइज के सेम वॉल्यूम के हमारे पास में अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है तो मास हमेशा मेटल्स में ज्यादा रहेगा। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे इनर्शिया भी मेटल्स का ज्यादा रहेगा। तो इनर्शिया किसका लार्जर रहेगा, जिसका मास ज्यादा है, ठीक है। तो अगर सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम में अगर आप लोग देखो तो बेटा एल्यूमिनियम और स्टील में हम बोलेंगे स्टील का इनर्शिया ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम का, देन फिर वुड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज अ बॉल ऑफ मास m is thrown vertically upward with an initial speed v. Its speed decreases continuously till it becomes 0. Thereafter the ball begins to fall downwards and attain the speed of v. Again before striking it to ground, it implies that the magnitude of initial and final momentum of the ball are same. Yet it is not an example of conversion of हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब सब लोग समझो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये एग्जांपल क्यों नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में जो मास है ना, बेसिकली जो m मास का बॉल है, जब आप उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ठीक है, और उसकी कुछ वेलोसिटी है, ऊपर जाकर के वो कम हो जाएगी और फिर वो वापस बॉल जो है ग्रेविटी के कारण नीचे आएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व नहीं रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है मोमेंटम कंजर्वेशन का जो रूल है, जो लॉ है, वो हमेशा आइडियल कंडीशंस में ही पॉसिबल हो पाता है। आइडियल कंडीशन मतलब कि नो एक्सटर्नल फोर्स। आप लोग देख सकते हो कि जब हमने बॉल को फेंका, यार बॉल को जब ऊपर की ओर फेंका तो वहां पे ना ऑलरेडी बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, लाइक एयर फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, अर्थ की तरफ ग्रेविटी लग रही होती है, तो ये सारे फोर्स बॉल फेस करती है। तो क्या ये आइडियल सरफेस है? क्या ये आइडियल हमारे पास में एनवायरमेंट है? नहीं, ये आइडियल एनवायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास में क्या मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लगेगा? नहीं लगेगा। सिंपल लॉजिक है इसका। तो हम लोग बोलेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाफट से देख लेते हैं यार। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, चलो क्या है पढ़ो फटाफट से, मेरे साथ में पढ़ो एंड मुझे एक फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो
साफ साफ पहले हमको तो ये बोला है, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहला हमारे पास में जो पार्ट है वो ये यहां से यहां तक का पार्ट है, अगर आप लोग को दिख रहा है साफ साफ, तो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हमको डिराइव करना है बिटवीन द रिलेशन F एंड A। तो आपको पता होगा द रिलेशन इज F इज इक्वल्स टू ma। तो हमें ना इसे प्रूव करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमें यही निकाल के लेकर आना है। एंड द सेकेंड पार्ट वाज इट कि द बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड एंड इट गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, पहले पार्ट 1 कर लेते हैं इसका। तो हमारे पास में जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 बेसिकली डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल्स टू ma। तो सबसे पहली चीज वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, फॉर द डेरिवेशन वी नो दैट इफ वी हैव अ बुलेट, और मान लीजिए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टिवली u एंड v है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ an object is equals to u. Final velocity of the same is v. That is clear. अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई बॉल है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही है और उसकी कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो u से बढ़ करके v हो गई है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये क्यों नीडेड पड़ रही है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम जानते हैं इफ द मास ऑफ द object is m, the mass of the object is m, then change in momentum can be represented as तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे बच्चा, तो चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फाइनल मोमेंटम माइनस आपका इनिशियल मोमेंटम। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए वो u वेलोसिटी से मूवमेंट में है, ठीक है, मास इसका m है, एंड आफ्टर सम टाइम इसका जो वेलोसिटी है वो u से चेंज होकर के v हो गया, मास तो m ही है, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज किस में हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं इसका p1 मान लूं, इसका हम लोग फाइनल मोमेंटम p2 मान लेते हैं ना, इनिशियल p1 एंड फाइनल इज p2, देन व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, देन वी कैन राइट इट डाउन लाइक डेल्टा p। मैंने आपको पहले ही बताया है दैट ट्राइंगल शेप इज नथिंग बट डेल्टा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, दैट मींस चेंज, और डेल्टा p इज शोइंग द चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू विल बी p2 माइनस p1, वी कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगेन व्हाट वी नो दैट बाय न्यूटन्स second law of motion। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, अप्लाइड फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। यही था तो पूरा फोर्स था भाई, पूरा का पूरा जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम था वो क्या था कि अगर हमारे मोमेंटम में कुछ भी चेंज होता है तो वो कैसा होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी मैंने पी लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज योर चेंज इन मोमेंटम। तो फ्रॉम हियर एंड हियर व्हाट वी कैन डू इज डायरेक्टली जस्ट पुट इट डाउन द वैल्यूज फ्रॉम p1 एंड p2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको लाइक दैट, p इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे इज इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या लिख सकते हो, डेल्टा p, p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई, आपके पास में कितना लिखोगे इसको, डेल्टा t लिख सकते हो, इट्स फाइन।
नाउ P1 एंड P2 की वैल्यूज हम लोग पुट डाउन कर देंगे। P1 इज योर इनिशियल मोमेंटम, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, m इंटू में u माइनस में m इंटू में v। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में P2 माइनस P1 है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे mv माइनस mu डिवाइडेड बाय डेल्टा t, क्योंकि टाइम में तो चेंज होता है ना, टाइम भी हमारा टाइम जो है चेंज होते रहता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नथिंग, बस यहाँ से m कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा आपके पास में, v माइनस में u डिवाइडेड बाय t। सो कहीं ये टर्म आपको देखी पहचानी लग रही है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इज इट चेंज इन वेलोसिटी? वी कैन राइट इट लाइक दिस कि हम इसको m इंटू में डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये समझा रहा है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। सो हियर we can write it a is equals to delta v by delta t, so that f will be m into में a. This is your force. इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, साइंटिस्ट न्यूटन के नाम पे न्यूटन। That's it, easy peasy lemon squeezy। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, इसका पार्ट 2 क्या था, अ बुलेट ऑफ, अब हमसे बोला गया है नाउ अ बुलेट ऑफ 10 grams स्ट्राइक्स एट अ सैंडबैग, दैट मींस इफ वी हैव अ सैंडबैग लाइक दिस, तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, बुलेट जो है ना कितना वेट दिया है इसका वेट हमारे पास में 10 grams स्ट्राइक करी, यानी कि फोर्स अप्लाई हुआ होगा। वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 10 टू द पावर 3, भाई बहुत तेजी से आ रही है आपके पास में बुलेट, तो वेलोसिटी कितनी मान लो इसकी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में, दैट इज 10 टू द पावर 3, मतलब कि 1000 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं। और इससे स्ट्राइक करने के बाद क्या बोल रहा है कि एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जब स्पीड से हम लोग कोई भी बुलेट डालते हैं तो बुलेट स्पीड से जाने के बाद अगर मान लो सैंडबैग हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर पहले जाएंगी फिर स्टॉप होगी, एकदम से रुकेगी क्या, उस बॉडी पर ही रुक जाती है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वहां पे क्या होगा कि वो अपना मोमेंटम को रोकने के लिए, मोमेंटम कम करने के लिए यहाँ पे अंदर 5 सेंटीमीटर डीप गई है, देन स्टॉप हुई है, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू 0 हो चुका है। और हमें क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन, हमें क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें v गिवन है, दैट इज योर 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इज u ना, क्या कर रही हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे u लिख देते हैं एंड v विल बी योर 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा वापस से आप लोग जाइए, क्वेश्चन पे जाओ, हमें फोर्स का वैल्यू निकालना है। आप लोग जानते हो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्टेड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो वही चीज हमको फॉलो करनी है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमारे पास में हमें डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज एस का वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी इज 0। हमें निकालना क्या है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, एम आई राइट। तो हम कैसे फोर्स फाइंड आउट करें, तो हमको एक फॉर्मूला पता है। अगर हम लोग यहाँ पे जिस सिनेरियो को आप देख रहे हो, तो क्या इससे आपको फील हो रहा है कि हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला काम हमारे पास में F इज इक्वल्स टू होता है ma, हमारे पास में m गिवन है, a नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फॉर a वी नीड टू यूज द न्यूटन्स कौन सा लॉ ऑफ मोशन, टाइम गिवन है। ऐसा मोशन का हमको इक्वेशन चाहिए जिसमें टाइम नहीं होता, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं आपके पास में न्यूटन के। तो फर्स्ट मोशन होता है आपके पास बेटा, फर्स्ट होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर इसे u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके पास में क्या मिल गया आपको,
एक पूरी का पूरा फॉर्मूला मिल गया। तो मुझे बताइए किसमें टाइम नहीं होता? तो टाइम हम लोग देख सकते हैं वह थर्ड जो इक्वेशन होता है, दैट थर्ड इक्वेशन के अंदर टाइम पीरियड नहीं होता, उसी का हमको यूज करना है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है हमको। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नाउ हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल्स टू a। यहाँ से मैंने सबको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है यानी v का वैल्यू 0 हो चुका है। सो नाउ हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। तो a विल बी योर माइनस में u का स्क्वायर, u कितना है 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 को मैं ऐसे लिख दे रही हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये स्क्वायर ही है ना, तो बेसिकली हमने स्क्वायर कर दिया, 10 टू द पावर 6 हो जाएगी ना। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है। नाउ हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है गाइस, हमारे को डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5/100 विल बी योर वैल्यू इन मीटर्स। लिख सकते हो ना इसको 5/100। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, यानी कि अब अगर आप लोग यहां पर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैं इसको सॉल्व कर रही हूं। तो यहां से a इज इक्वल्स टू, अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देखो तो इफ आई डू राइट इट लाइक दिस, जैसे मान लो 10 टू द पावर यहाँ पर 100 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की घात 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। ये 2 कहां से आया, जो 5/100 जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया था उसका 100 ऊपर चला गया, और फिर हमारे पास नीचे बच गया 10, 5 दूनी 10। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। नाउ एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट कर दो, कितने 10 है हमारे पास में, तो a का वैल्यू हमको मिल गया है, नेगेटिव में वैल्यू मिलेगा एंड दैट वैल्यू विल बी माइनस में 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 3, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 7, तो हमें मिल गया है माइनस 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। किसका वैल्यू मिल गया हमें मिल गया है एक्सेलरेशन का वैल्यू। नाउ एक्सेलरेशन के वैल्यू के बाद हमारा काम क्या है, फाइंड आउट करना। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स रिटार्टेड, ठीक है, हमें देखना है कि कितना फोर्स अप्लाई किया होगा बेसिकली, ठीक है। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है, जो हमारी जो सैंडबैग ने रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया था ना, जो अपोजिट फोर्स, बुलेट ने सैंडबैग के ऊपर एक फोर्स लगाया है, सैंडबैग ने भी आपके जो बुलेट है उस पर भी फोर्स अप्लाई किया है, उसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो दैट विल बी योर F इज इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास में 5/100, नहीं कितना है m का वैल्यू कितना है, m कितना है भाई 10 ग्राम्स है। देखो यहाँ पे भी 10 ग्राम्स में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स में पहले इसको। तो ये 10 ग्राम्स है, तो 10 ग्राम्स को कन्वर्ट कर दो बाय डिवाइडेड बाय 1000, लिख सकते हो ना इसको। 10 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट करोगे 1000 में तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, वो भी कैसे माइनस में लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई, 10 से 10 कैंसिल, फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 नीचे है 20 ऊपर है, 10 टू द पावर -5, तो माइनस 10 टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई हुआ है। अब यू कैन सी हाउ मेनी, कितना ज्यादा फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने एंड नाउ हमारे पास में ये हमें मिल गया है फोर्स, जो कि हमारे पास में अपोजिट फोर्स लगा था, दैट विल बी योर -F। यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड ऑल्सो यू कैन सी इट हियर कि हमारे पास में जो फोर्स का वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन से हमको क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें शो करता है कि अप्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, जो कि बुलेट ने लगाया था। ये बुलेट जो थी हमारे पास में, ये बुलेट थी, बुलेट ने फोर्स सैंडबैग पे लगाया था, तो सैंडबैग ने अपोजिट -F का फोर्स लगाया विच इज 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ओके,
चलो नाउ जो लास्ट क्वेश्चन था, द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू द रेस्ट। अब हमें देखना है कि टाइम कितना लगा है जब बुलेट हमारी किस में आई है, रेस्ट पोजीशन में आई है, यानी कि ये वाली सिचुएशन। तो हम लोग सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या क्या गिवन है और क्या क्या हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें टाइम निकालना हो, टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सबसे पहला काम आप कर सकते हो बच्चा कि क्या हमारे पास में वेलोसिटी का वैल्यू पता है, हमें क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें नहीं पता है। इससे हम लोग टाइम का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें u का वैल्यू पता है, v 0 है, कोई काम का नहीं। हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है, हमारे पास u है, s है, और हमें a का वैल्यू भी पता है। तो क्या बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड आउट सिंपल है, v इज इक्वल्स टू u प्लस a, t से आप लोग निकाल सकते हो। तो हमारे पास में t का वैल्यू निकालना है, यानी कि v माइनस में u डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू t। नाउ हमारे पास में v का वैल्यू कितना है भाई, v का वैल्यू हमारे पास में 0 है, u का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस में लिख सकते हैं 3, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना निकाला, माइनस में 10 टू द पावर 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू t। तो कितना आया जी, माइनस माइनस प्लस हो गए यहाँ पे। तो t का वैल्यू आप लोग निकालो, t इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7। तो इफ यू कैन सी इट हियर बच्चा, तो आपके पास में t का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस में 4 का सेकेंड। देखो सबका कैलकुलेशन हुआ, तो ये आपका फाइनल आपको वैल्यू मिल गया। t का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। तो हमारे को क्या क्या मिल गया बच्चा, हमारे पास में हमें मिल गया कि 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन का बल लगा, मतलब बेसिकली हमारे पास में कितना फोर्स लगा है, रेजिस्टिव माइनस 10 टू द पावर 5 न्यूटन, एंड द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू द रेस्ट इज नथिंग बट कितना है, 10 टू द पावर माइनस में 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमें यूनिट निकालनी है फोर्स की, कैसे निकालोगे, न्यूटन आपको पता है ऑलरेडी, बट हमें किसको निकालना है, सेकंड यूनिट निकालनी है। चलो अब फोर्स, तो पहला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमको सॉल्व करनी है, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू m इंटू में a होता है। So by this formula we can write it, Newton is equals to, मीटर का यूनिट कितना होता है, किलोग्राम्स होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का आपके पास में मैंने यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। आप लोग बेटा कभी भी यूनिट लिखना ना भूले, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज य यूनिट ऑफ फोर्स। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दिस is the unit of force by second law of motion। अब जो क्वेश्चन है कि हमारे पास में फर्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं ऑन द पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है हमारे पास में, A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a mass m1। ओके, तो क्वेश्चन है कि मेरे पास में m1 नाम का ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स लगाया, कितना लगाया हम लोगों ने, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन में आ गया है, वो भी कितने, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन में आ गया है। ठीक है, चलो फिर on a mass m1 and an acceleration of 24 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर on a mass m2। दो चीजें हैं हमारे पास में। पहली चीज बोल रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है दो ऑब्जेक्ट पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आप लोग पाओगे कि सेम फोर्स अप्लाई किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखो कि a force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a mass m1 and on mass m2। तो m2 पे जब अप्लाई किया सेम 5
न्यूटन का फोर्स, तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 24 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो नाउ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, m2 पे आपने फोर्स सेम अप्लाई किया, कितना बेटा 5 न्यूटन का अप्लाई किया, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया आपके पास में 24 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास में क्या बोल रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्सेस प्रोवाइड इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। तो क्वेश्चन को जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, वो क्वेश्चन हमारे पास में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास में दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट है, उन पे सेम फोर्स लगा रही हो तो डिफरेंट एक्सेलरेशन आया। व्हाट, अगर मैंने इन दोनों m1 प्लस m2 कर दिया और सेम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? अरे अगर हमको m1 m2 की वैल्यू मिल गई तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर m1, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m1 की वैल्यू निकालेंगे बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो हम मान लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू m1 इंटू में a1 फॉर द ऑब्जेक्ट 1, फॉर m1 फॉर ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स m1 a1 है। सो फ्रॉम हियर m1 क्या हो जाएगा, m1 विल बी f बाय a1 एंड सेम फॉर f ऑब्जेक्ट 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑब्जेक्ट 2 का मास m2 है, सो दैट्स व्हाई f बाय a2 विल बी योर m2। दो चीजें मैंने इजी पीजी कर दिया इसको, मतलब बेसिकली हमको m1 m2 कैलकुलेट करना है बाय आपके पास में एक्सेलरेशन गिवन है, इजीली निकल जाएगा। तो हमारे पास में m1 का वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास a1 का वैल्यू कितना है, 8 है, f का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे रही, कैलकुलेशन को बेटा सॉल्व करने के लिए या इजी बनाने के लिए मैं कैंसिल आउट नहीं कर रही हूँ। एंड आपके पास में यहाँ पर m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी योर 5/24, इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ दें, यानी कि व्हेन m1 एंड m2 को हम कनेक्ट कर दें, यानी कि सेम चीज है, मेरे पास में m1 प्लस m2 पे अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करती हूँ 5 न्यूटन का, तो हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे f विल बी m1 प्लस m2 इंटू में a, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ से a विल बी f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है ऐसा। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करो, तो f का वैल्यू तो 5 न्यूटन ही है, न्यूटन 5 ही हमारे पास में। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, m1 m2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे, तो हमारे पास में आ जाएगा a इज इक्वल्स टू f का जो वैल्यू है दैट इज f का वैल्यू कितना आएगा बच्चा आपके पास में 5 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू कितना है 5/8 प्लस 5/24। नाउ लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। आप इसको यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 24। सो इसका जो एलसीएम आएगा 24, 8 से 24 3 टाइम्स कटता है 15, प्लस 24 से 24 1 टाइम, तो 15 प्लस 5 ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 24, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। सो 5 डिवाइडेड बाय बच्चा 20 डिवाइडेड बाय 24, हम इसको 24 को ऊपर लेकर जाएंगे। सो a विल बी 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, तो नाउ कैसे सॉल्व करोगे, तो आप सभी जानते हो 2 से काटोगे इसको, या फिर आप 4 से काट सकते हो। 4 का जब 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 4 से कटेगा 5 टाइम्स और ये कटेगा 6 टाइम्स। ठीक है, एंड 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, योर आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ था, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें आंसर मिल गया। हमने जब दोनों मास को कंबाइन किया तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ए की एक्सेलरेशन आया बच्चा आपके पास में 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, दैट इज योर एक्सेलरेशन फॉर व्हेन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेम फोर्स लगाया विथ व्हेन हमने दोनों को कंबाइन किया एंड सेम फोर्स अप्लाई किया। तो ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज। ओके, चलिए नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मास 20 ग्राम
50 ग्राम rolling on a concrete floor. It is shown in figure this 9.1. Calculate the acceleration and frictional force of the floor on the ball. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालोगे? तो अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास में कोई बॉल को मैंने ग्राउंड पे फ्लो किया, सबसे पहली चीज हम सब जानते हैं बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज शोन एज कि यार जो भी हम जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी। तो दैट इज हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ इट इज। तो नाउ हमें क्या करना है, हमें उसी को फॉलो करना है। तो अगर मेरे पास में जस्ट एज्यूम करो कि ये फ्लोर है, ये तुम्हारे पास में फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर एक बॉल जो है वो रोल कर रही है आगे की तरफ, ठीक है। तो बॉल जब आगे जा रही है तो बॉल का जो कॉन्टैक्ट फोर्स जितना लग रहा है बेटा उतना ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स को ही कैलकुलेट करना है। चलो, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? बेसिकली हमें गिवन जो है उससे हम लोग निकाल लेंगे। हमें गिवन है टाइम एंड वेलोसिटी, दो चीजें हमें गिवन है, पहली टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एंड तीसरी चीज मास गिवन है। सभी लोग नोटिस करो हमारे पास क्या क्या गिवन है, तीन तीन चीजें गिवन है। तो फर्स्ट चीज जो हमें गिवन है दैट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना है? वो है 50 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज कर दो, 50 डिवाइडेड बाई 1000 kgs कर सकते हो। देन कैंसिल आउट कर दो, करना है तो। सेकेंड चीज जो है गिवन दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम। तो टाइम हमें और वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग फोर्स को कैसे निकालेंगे? तो फोर्स निकालने के लिए वी नीड टू सॉल्व इट विद द मोमेंटम, बिकॉज वेलोसिटी गिवन है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा? मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है, मास गिवन है, टाइम गिवन है। दैट इज द इजीएस्ट वे यू कैन डू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किन्हीं भी दो, या देखो यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है हमें, एक अगर आप लोग ध्यान से देखो, हमें लीनियर स्लोप मिल रहा है, एकदम बढ़िया प्यारा सा स्लोप मिल रहा है। तो इस स्लोप के हर पॉइंट पर अगर आप लोग यहाँ पे निकालो, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर निकालो, इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू हियर 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 हियर, कहीं पर भी निकालो, फॉर m इज इक्वल्स टू 50 ग्राम ऑब्जेक्ट के लिए द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन दिस स्लोप, है ना, फोर्स का वैल्यू जो है बेटा वो स्लोप पे कैसा रहेगा? पूरा का पूरा सेम रहेगा। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किन्हीं भी दो वैल्यूज लाइक 2 and 4 टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को देखेंगे एंड आंसर लेकर आएंगे। तो फॉर 2 अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमारी ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, तो ये अप्रोक्सीमेट 60 के पास में आई, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू लगभग 60 है इस पॉइंट पर। तो 60 वेलोसिटी है एंड टाइम कितना है? 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चा, यहाँ पर वेलोसिटी v1, वेलोसिटी हमारे पास में v1 है दैट इज 60 एंड टाइम फॉर दिस t1 इज कितना है? 2 सेकेंड्स, ठीक है। एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज v2 का वैल्यू कितना गिवन है? v2 हम लोग ले गए नेक्स्ट स्लॉट दैट इज 4 के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इट इज 40, यहाँ पे आपको 40 मिलेगा। That is v2 is 40 meter per second and time is t2, that is 4 second. Now by f is equals to m v2 minus v1 divided by t से t2 minus t1 कर लो, that will be your answer, ठीक है। सॉल्व करो इससे, तो f will be कितना आएगा? जो भी आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास में जो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा v2 माइनस v1 दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 मेरे पास में आ जाएगा वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय m, तो इट विल बी लाइक सम 0.5 न्यूटन का फोर्स ऐसा कुछ अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शनल। मुझे बताना, आपका काम है इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना। आंसर इन कमेंट सेक्शन, व्हाट इज द आंसर?
अगला क्वेश्चन आपके पास में है, वाटर स्प्रिंकलर यूज्ड फॉर ग्रास लॉन्स बीइंग्स टू रोटेट एज सून एज देयर वाटर इज सप्लाइड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच इट वर्क्स। अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो हमारे पास में जो स्प्रिंकलर्स होते हैं ना, स्प्रिंकलर्स का एक बहुत ही प्यारा सा सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर्स के अंदर देखो, जैसे मान लो स्प्रिंकलर्स हो, है ना, तो स्प्रिंकलर हमारे पास जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उस पर एक बहुत ही प्यारी सी चीज होती है, और डेट इज कि स्प्रिंकलर में आपके पास में जो आपका जो स्प्रिंकलर होता है उसमें इस तरीके से कुछ पाइप्स को लगाया जाता है। पाइप्स ना कुछ इस तरीके से, जैसे फैन होता है ना, फैन, वैसे ही पाइप्स को इस तरीके से लगा दिया जाता है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। हमने ना स्प्रिंकलर को इस तरीके से लगा दिया है, यहाँ पे हमारा मेन पाइप होता है, इसको कवर कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं ऊपर से। एंड नाउ व्हेन पाइप से जब वाटर सप्लाई होता है, जब पाइप से यहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, चालू होता है, तो वाटर यहाँ पर जाएगा, वाटर जाएगा। अब वाटर गया तो भाई यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है बेटा, वाटर जो है यहाँ से पहले बाहर जाएगा। तो जब यहाँ से पहले वाटर बाहर गया तो क्या होगा, वाटर का बाहर गया तो रिएक्शन फोर्स इसका पीछे की ओर गया। जितना एक्शन फोर्स बाहर की ओर, अरे पानी बाहर गया तो पीछे की ओर क्या लगा, एक फोर्स लगा। सेम पानी यहाँ गया, पीछे की ओर फोर्स लगा। सेम पानी बाहर गया एंड पीछे की ओर एक फोर्स लगा। तो स्प्रिंकलर जो होता है वो इस तरीके से रोटेशन में आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन, मेन रीजन बिहाइंड इट, कि आपके पास में इसकी एक्सेस फ्री होती है घूमने के लिए, तो आपका जो स्प्रिंकलर होता है वो क्या करता है, घूमने लग जाता है। तो ये इसका यूज करते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। यहाँ पे स्प्रिंकलर जो है वो क्या करेगा, घूमने स्टार्ट हो जाता है। चलो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल्स वॉक अलोंग अ स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप अ लेटर इन द लेटर बॉक्स। ठीक है, वो एक लड़की थी, ये हमारे पास में लेटर बॉक्स है, ये लड़की है, वो गई अपना लेटर डाला एंड कम्स बैक टू हर इनिशियल पोजीशन। वो गई और वापस आई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यहाँ पे समझ पड़ रहा है कि वो गई और वापस आई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन दिस प्लॉट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम। तो हमें इसी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इफ यू कैन सी, बच्चों देखो यहाँ पे ना दो चीजें आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा मेल बॉक्स है, इस पॉइंट पे हमारा मेल बॉक्स है। तो दो चीजें देखो, यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ये क्या बेटा, लीनियर। तो लीनियर इंक्रीमेंट शो करता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आप लोगों को मैंने पहले समझाया है तो ये किसको शो करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। एट दिस पॉइंट आपकी वेलोसिटी जाकर फिर डिक्रीज हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ध्यान से इस ग्राफ को प्लॉट करो या रीप्लॉट करो तो आप क्या करोगे ना, आप सबसे पहले डिस्टेंस, यहाँ पे आपका डिस्टेंस तो जीरो ही है, स्टार्ट वो जीरो से करेगी, बट फॉर द पॉइंट दिस आपको क्या करना है, इस पॉइंट के लिए 150 के रिस्पेक्ट में पहले वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो फॉर पॉइंट 0 टू मेल बॉक्स तक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेट्स एज्यूम v1 है, तो वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, d/t लिख दूं इसको। तो d कितना है मेरे पास में 100 मीटर एंड टाइम क्या है बेटा 50, तो इट विल बी योर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहली वेलोसिटी मिल गई मुझे v1। नाउ हमारे पास में लड़की जिस डायरेक्शन में गई थी, लेट्स एज्यूम ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई थी, ऊपर गई, वहां पे मेल बॉक्स मिला उसको, अब वापस से वो नीचे आ रही, यानी कि डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे v2 विल बी और माइनस d/t, और ये हो जाएगा आपके पास में। अगेन बेटा आप लोग देखो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 50 और 100 के बीच में 50 का डिस्टेंस है। इफ यू कैन सी दैट, तो यहां से यहां के बीच बेटा 50 का डिस्टेंस है, और यहां से लेकर के यहां तक पहले उसकी वेलोसिटी, अगर सॉरी डिस्टेंस कितना था 100 था, तो डिस्टेंस तो बेटा अभी भी उसका 0 से लेकर के 100 तक ही है। तो डिस्टेंस 100 है, टाइम कितना है इसका 50 सेकेंड्स है, तो 50 सेकेंड्स में वो 100 मीटर जो है चल रही है, तो दैट इज द टाइम। तो टाइम हमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन है अगेन 100, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिल गया बेटा, दो चीजें मिली। पहला
कि वेलोसिटी जो है इसकी वो 2 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस। तो ड्रॉ कहाँ करें इसको, ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ड्रॉ है पहले से। चलो तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे को ड्रॉ कैसे करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आपने कच्चे नहीं करना है बेटा, कच्चे नहीं करना है। हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाने का है। हमने ग्राफ बनाने का है, हमें क्या बनाना है, वेलोसिटी। तो हम लोगों ने क्या किया, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ड्रॉ कर दी। ये हमारी टाइम एक्सिस है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 रहेंगी। वेलोसिटी 2 रहेंगी। यहाँ पे आपके पास में 0 है। और कितने टाइम पीरियड तक, टाइम तो सेम ही है बच्चा, टाइम हमारे पास में है 50 एंड 100। अगर आप लोग ध्यान से देखो हमारे पास 2 टाइम स्लॉट थे, 50 एंड 100, है ना, याद आया किसी को? 2 टाइम स्लॉट थे हमारे पास में, एक था हमारे पास में 50, दूसरा था नेक्स्ट 50। मतलब पहले 50 सेकेंड्स में वो गई, दूसरे 50 सेकेंड्स में वो रिटर्न हुई। तो इस पूरे के पूरे टाइम स्लॉट में 50 एंड 50 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड की क्या थी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट, कब तक के, 50 तक। 50 पे आके उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर आप लोग ध्यान से देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, उसकी 0 हो चुकी है। वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0 हो चुकी है। नाउ आफ्टर 50 -2 इसका जो वेलोसिटी ग्राफ है उसमें -2 पे जाओ, तो -2 पे गई बेटा। एंड द रीजन इज कि -2 पे जा करके इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चा। तो -2 पे उसकी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। यहाँ से यहाँ तक के 0 कुछ है बेटा, कुछ नहीं है, सब कुछ 0 है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में 0 चीज है उसकी। एंड नाउ इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब तक के, जब इसकी वेलोसिटी 100 होती है। नाउ देन 0 हो चुकी। तो दिस इज the time velocity graph for that same graph, distance time graph। तो इसको कुछ इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके पास में है। A car starts from the rest and moves along the x-axis with the constant acceleration of 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with the constant velocity, what distance will the car cover in the 12 second instance started from the rest? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो तो हमारे पास में कार जो है वो रेस्ट पोजीशन से चालू हुई है, ठीक है। तो when car was at rest position, When car was at rest position, क्या होगा at that time, हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कार रेस्ट पोजीशन में थी तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u का वैल्यू क्या हो गया, इसका 0 हो गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास में जो एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो हमारी बेटा कार है ना, हमारी जो कार है, मेरी जो कार है वो ये कार है मान लो। तो ये कार जो है चल रही है फॉर 8 सेकेंड्स, ठीक है। चलो तो हम पहले चला लेते हैं। तो हमारी जो 5 मीटर, तो हमें गिवन है ए का वैल्यू, दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एंड फॉर टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड्स, ठीक है। चलो If continues with the constant velocity, what distance will the car cover in the 12 second? चलो तो बेसिकली बोल रहे हैं हमारे पास में कि पहले 8 सेकेंड तक के हमारे पास में जो कार है उसका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। उसमें मान लो d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड आफ्टर 8 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच में हमारे पास में d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 2 चीजें आप लोगों को यहाँ पर नोटिस करना, दैट इज द फर्स्ट चीज की पहले 8 सेकंड के लिए, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास में टाइम जो है इसको हम लोग t1 मान लेते हैं। फॉर टाइम t1 हमारे पास में एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, हमें रेस्ट पोजीशन की वेलोसिटी पता चल गई, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस d1 एंड d2 को निकाल करके मर्ज कर देना है। हमें d1 एंड d2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो तो सबसे पहला काम करोगे d1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो फॉर दिस किस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर
पर u का वैल्यू क्या है बच्चा, 0 है, एंड t का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, 8 ले रहे हैं। a का वैल्यू कितना हमारे पास में, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो तो नाउ पुट द वैल्यूज एज इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय t कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 5 से 8 जो है कितनी बार कटेगा, 4 बार, 5 चौके 20, 8 16 8 24। ठीक है, सही कर रही हूँ, 8 दूनी 16, सॉरी, तो ये हो जाएगा 160 मीटर्स। आया सबका वैल्यू s या फिर d1 का वैल्यू। तो ये है बच्चा फॉर फर्स्ट 8 सेकेंड के लिए, यानी अगर कार मान लीजिए चल रही है इस तरीके से, तो ये आपकी कार है और ये कार कैसे चल रही है बेटा, ये 8 सेकेंड तक के चल रही है विद द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमसे बोल रहा है कि एट दिस पॉइंट, यानी कि हमारे पास मान लीजिए 8 सेकेंड तक की ये टाइम आपके पास में है, ये 8 सेकेंड पर जाकर मान लीजिए पॉइंट ए पे पहुंचती है, एंड आफ्टर दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब नाउ आफ्टर दिस एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया। पहले एक्सेलरेशन जो था वो कैसा था, 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से था, यानी कि वेलोसिटी माइट हैव बीन इंक्रीज। आफ्टर दिस पॉइंट वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो क्या अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकाल लेती हूं तो दैट वेलोसिटी भी सेम आफ्टर दिस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब सेकंड वेलोसिटी निकालेंगे। तो फॉर अब हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी निकालना, हमें बेसिकली वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी यू कैन फाइंड ऑन दिस, हमें किस चीज का गिवन है, टाइम पता है, a का वैल्यू पता है, v का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बाय a इज इक्वल्स टू v बाई टी से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे एट टाइम 8 सेकेंड, एट टाइम 8 सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू, मुझे v का वैल्यू नहीं पता, डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, v इज इक्वल्स टू a इंटू में t, a कितना है 5, t कितना है 8, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। हमने वेलोसिटी क्यों निकाली, हमने वेलोसिटी निकाली क्योंकि हमें पता चल गया कि वेलोसिटी इस पॉइंट के बाद 40 मीटर पर सेकेंड है, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे और 4 सेकेंड तक चला है, इसके बाद 4 सेकेंड और चला है, एंड इसकी जो रेस्ट पोजीशन है, इसकी रेस्ट पोजीशन से 12 सेकेंड बेटा वो क्या करा है, कांस्टेंट चला है। नाउ क्या करेंगे हम लोग, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हमारे पास में आ जाएगा कि अब हमें डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टाइम हमारे पास में 4 सेकेंड्स है, वेलोसिटी हमें पता है, तो v इज इक्वल्स टू होता है d बाई टी। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, v का वैल्यू 40 है, d हमें पता नहीं है, दैट इज बेसिकली d2, एंड टाइम का वैल्यू है 4 सेकेंड, 4 चौक 16 होता है, 160 हमारे पास आ गया d2, दैट विल बी इन मीटर। ठीक है, तो d2 इज इक्वल्स टू 160 मीटर्स। तो ये मेरे पास में सेकेंड वैल्यू मिल चुकी है। नाउ हमें बोला गया है फॉर 12 सेकेंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, 8 सेकेंड्स प्लस 4 सेकेंड की डिस्टेंस, दैट मीन्स 160 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 320 मीटर्स टोटल चला है। तो आंसर क्या होगा इसका फाइनल, 320 मीटर की टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करी है बाय आवर कार। समझ गए, तो ये थे आपके क्वेश्चंस बाय फ्रॉम वेलोसिटी मोशन चैप्टर, ऑल्सो फ्रॉम योर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दोनों की हम लोगों ने लगभग काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, ऑल्सो एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल में पूछेंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चा मुझे लगता है कि आपको बताने की नीड तो नहीं है, क्योंकि थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक चलते बच्चा, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।